नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, जिसके शेयर प्राइस में आज 7% तक की तेजी दिखाई दी। जहां शेयर का प्राइस 50 रुपए तक के लेवल तक टूट चुका था, वहां से 7% की तेजी के साथ 3.5 रुपए की बढ़ोतरी, मतलब 53 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। जहां पे शेयर प्राइस के अंदर खास करके जबकि मार्केट का माहौल इतना खराब चल रहा है और निफ्टी अपने 22,820 तक के लेवल पे आ गया है। ये लेवल आप ध्यान दीजिए इस ग्राफ में कि ये पिछले साल 6 जून के आसपास ये लेवल दिखाई दिया था। उसके बाद ये लेवल दोबारा अब जनवरी में आया है। मतलब निफ्टी अपने पिछले 7 महीने के जो लो था वहां पे पहुंच गया है, जहां पे 22,820 का जो लेवल है वो दिख रहा है निफ्टी में, जिसमें 260 पॉइंट की गिरावट आज के ही सेशन में हो चुकी है। लेकिन इस गिरावट में भी जब अच्छे अच्छे शेयर्स और खास करके निफ्टी 50 के जितने भी अच्छे लार्ज कैप और फंडामेंटल अच्छे शेयर्स हैं, इन सब में भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे सेंट्रल बैंक जैसा शेयर 7% की तेजी दिखाते हुए दिखा है। देखिए, इस तेजी के पीछे का कारण बहुत सारे हैं, जिसमें कि इसका पहला तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, जहां पे क्वार्टर 3 का रिजल्ट 33% से ज्यादा का अपसाइड नेट प्रॉफिट के साथ आया है। मतलब इस बार का जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, उसमें जो प्रॉफिट आया है इनका 960 करोड़ के आसपास का आया है। जहां पे कि इनके पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वहां 751 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था। तो नेट प्रॉफिट में इस बार काफी अच्छी तेजी देखी गई है, जिसमें 33% की बढ़ोतरी है। यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट बढ़ने का कारण यह है कि जो कंपनी है, जो बैंक है, इसने अपना नेट एनपीए है, जो नॉन प्रॉफिट एसेट्स होते हैं, उसकी क्वालिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। इनका जो एक तरीके से पैसा कहते हैं कि लोन के थ्रू डूब जाता है, उन पैसे को रिकवर करना और उसमें अपना सुधार लाने के वजह से ये नेट एसेट्स बढ़ा है। प्लस जो नेट इंटरेस्ट इनकम है बैंक का, जो बैंक लोन प्रोवाइड करके इंटरेस्ट कमाती है, उसके भी मार्जिन काफी ज्यादा बढ़े हैं। जहां पे इनका जो टोटल रेवेन्यू 9,500 करोड़ रहा है, जिसमें कि 8,500 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ इंटरेस्ट मार्जिन से आया है, जो कि काफी ज्यादा बढ़ा है। वैसे भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 60% जो एक तरह से कैप्चर है, ये रूरल एरियाज में है। मतलब जो एग्रीकल्चर फार्मलैंड पे और जो एमएसएमई सेक्टर है, वहां पे बैंक का जो लोन ग्रोथ है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। बैंक के अंदर जो कैश डिपॉजिट्स हैं, मतलब बैंक का जो एक तरीके से कासा रेशियो है, ये भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो इस बार बढ़ करके 2,97,000 करोड़ से बढ़ के 3,97,000 करोड़ तक पहुंचा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि बैंक के पास डिपॉजिट ज्यादा रहेंगे तो बैंक उसे लोन के रूप में प्रोवाइड कर पाएगा। यहाँ पे लोन अपने डिपॉजिट्स का 50% जो रेशियो है, उसे एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि मार्केट में इतने गिरे हुए दौर में भी जो आज सेंट्रल बैंक के अंदर तेजी दिखी, ये हालांकि 3-4 दिन पहले भी 5% की तेजी दिखी थी, क्योंकि आने वाले समय में बैंक के शेयर्स को लेके काफी ज्यादा नए नए अपडेट्स और न्यूज आने वाले हैं, जिसके बारे में मैं बता दूं कि बैंक का आने वाले समय में जो ये पीएसयू बैंक है, इसके साथ साथ 5 ऐसे बैंक है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक। इन सब बैंकों के साथ साथ सेंट्रल बैंक का भी गवर्नमेंट क्यूआईपी लेके आने वाली है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये क्यूआईपी गवर्नमेंट इसलिए लाने वाली है क्योंकि सेंट्रल बैंक के साथ साथ इन 4 बाकी के जो बैंक है, इनमें जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, मतलब जो प्रमोटर है, वो 90% से ज्यादा है। किसी में 93% है, 95 है, किसी में 97% तक है और 88% भी है। यहां हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 93% है, जो कि काफी ज्यादा है। और सेबी के जो गाइडलाइंस है, जो आरबीआई का भी गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में जो प्रमोटर का स्टेक होल्डिंग है, वो 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया कि अब हम अपने इन पीएसयू बैंक्स के जो स्टेक्स है, जो हमारी हिस्सेदारी है, उसे हम थोड़ा कम करेंगे। तो आने वाले 2026 के अगस्त तक में बीच में एक बार क्यूआईपी आएगा और ऑफर फॉर सेल के जरिए भी, मतलब ओपन मार्केट के जरिए भी जो बैंक्स के शेयर है उसे सेल किया जाएगा, जिससे निवेशकों के लिए काफी ज्यादा एक अट्रैक्शन का माहौल देख सकते हैं। यहाँ पे बैंक अपने शेयर को क्यूआईपी के माध्यम से और ओपन फॉर सेलिंग के माध्यम से अपने शेयर्स को बेचेगा, जिससे कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे करके 75% के आसपास आएगी, जिससे मार्केट में इन शेयर्स की लिक्विडिटी बढ़ेगी। हालांकि शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये देख सकते हैं कि मार्केट में जब लिक्विडिटी इन शेयर्स की बढ़ेगी तो एक थोड़ा सा एक तरीके से कंसोलिडेशन फेज आएगा, जहां पे बार बार जब लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी तो इस शेयर में एक डाउन फेज दिखेगा। लेकिन आने वाले समय के लिए जो अच्छा एक वॉल्यूम ग्रोथ होता है, जिसके अंदर शेयर का एक फंडामेंटल रेस बनता है, वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिस तरीके से पिछले 2 सालों में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसमें लगातार वृद्धि कर रहा है, और साथ ही साथ रेवेन्यू को भी बढ़ा रहा है, और इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफी अच्छे तरीके से बढ़ता जा रहा है।
तो ये देखते हुए जो कंपनी का इस समय पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो कि 12.5 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि Q3 के रिजल्ट के बाद ये 12.5 का जो पी रेशियो ये और कम होगा और 11 के आसपास आ सकता है, क्योंकि कंपनी ने अच्छा नेट प्रॉफिट जो है वो पोस्ट किया है। अब हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, इनके जो कंपेयर कंपनी की लिस्ट है, यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये अपने सेगमेंट के बाकी बैंक्स में थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है, अभी भी कॉस्टली है, लेकिन ये ईयर ऑन ईयर वाइज अपने आप को इंप्रोवाइज कर रहा है, नेट प्रॉफिट्स अच्छे निकल के। बस यहाँ पे अगर एक तरीके से देखा जाए तो बैंक में दिक्कत यह है कि 2015 के बाद से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, और पिछले 2 साल से एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी नेट प्रॉफिट बढ़ाते जा रही है, कंपनी की क्वालिटी ऑफ एसेट्स काफी अच्छी हुई है, लेकिन इसके बाद भी हर क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने के बाद भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर इसलिए नहीं करती है क्योंकि कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है, जो बैंक के ऊपर डेप्ट है, जो एनपीएस है, वो उसे और जल्दी से और ज्यादा तेजी से खत्म करना चाहती है। डिविडेंड देने के बाद कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कम हो सकता है, और इसमें ज्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो हो सकता है क्यूआईपी या ऑफर फॉर सेल आने से पहले गवर्नमेंट एक बार डिविडेंड जरूर डिक्लेयर करे, ताकि कंपनी में अपना स्टेक कम करने से पहले बैंक के पास जो नेट कैश फ्लो है उसमें से कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाए, क्योंकि ज्यादातर स्टेक होल्डर तो गवर्नमेंट ही है। लेकिन यहां पे अगर शुरुआत भी डिविडेंड की हुई तो मुश्किल से 20-30 पैसा या ज्यादा से ज्यादा 50 पैसे से स्टार्टिंग हो सकती है। लेकिन यहां पे फिर भी एक कंसर्न की बात तो यही है कि 2015 के बाद से अभी तक बैंक ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, और अभी के भी जो Q3 का रिजल्ट है जिसमें काफी बेहतरीन तरीके से रिजल्ट दिखाया गया है, इसमें भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो यहीं पे ये प्रॉब्लम आता है, और बाकी रह गई कंपनी के ऊपर जो डेप्ट की बात, तो वो धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है। एक तरीके से हम कहें तो आने वाले समय में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी जो पोजीशन है उसे काफी बेहतरीन करते हुए दिखेगी, जहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके से मिड कैप, लोअर मिड कैप में स्ट्रेंथ दिखा रही है। और इसी के साथ साथ एक नया अपडेट ये भी बता दूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई की तरफ से इंश्योरेंस बांटने का जो एक तरीके से लाइसेंस है वो मिल चुका है। मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अब इंश्योरेंस सेक्टर में भी कदम रख चुकी है, और वो जो अर्बन एरियाज है और रूरल एरियाज है दोनों में ही अपने ब्रांचेस के थ्रू जो लोन का प्रोवाइडेशन है, और खास करके लोन के साथ साथ जो इंश्योरेंस जुड़ा होता है वो भी प्रोवाइड करने का काम वो खुद ही करेगी। मतलब सेल्फ गोल वाली बात है यहाँ पे कि किसी अदर एनबीएफसी कंपनी को मौका ना देके अपने लोन का जो इंश्योरेंस होता है प्लस एक जो डायरेक्ट इंश्योरेंस होता है, दोनों ही कैटेगरी में इंश्योरेंस सेक्टर में एक तरीके से कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एंट्री हो चुकी है। मतलब आरबीआई की तरफ से इसे लाइसेंस प्रोवाइड हो चुका है, और जो लोन का जो सर्विस है वो प्रोवाइड कराएगी। तो इस सेक्टर में भी आने वाले समय में जो रेवेन्यूज है वो बढ़ते दिखेंगे। एक लॉन्ग टर्म का होरिजन रखा जाए तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, मतलब वहां से आने वाला जो नेट इनकम है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। जो कंपनी के पास नेट इंटरेस्ट इनकम है जो कि ब्याज से कमाती है वो भी बढ़िया है, और जो नए फील्ड में ये कदम रख रही है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर है, ये भी आने वाले समय में काफी ज्यादा ग्रोथ सेक्टर देखा जा रहा है, जिसमें बड़ी से बड़ी कंपनियां मार्केटिंग के बेस पे अपना जो प्रेजेंस है वो दिखा रही हैं। यहीं पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आता हुआ दिखेगा। तो इस समय इस शेयर को अगर आप अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं, इस पे आप ध्यान देते हैं, और टाइम टू टाइम होने वाले इसके अंदर जो अपडेट्स है खास करके क्यूआईपी और ओएफएस को लेके, तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन देखना और भी बैंकों की डिटेल्स देखनी हो तो आप हमारे चैनल पे जाके अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।